हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये वीडियो जो बना रहा हूँ ना, ये आपको डराने के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये आपको यहाँ पर समझाने के लिए बना रहा हूँ कि जैसी सिचुएशन इस टाइम पे है, हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। और यहाँ पर जो हालात बन रहे हैं, ये जो अभी रिकवरी देखने को मिली है ना, बिटकॉइन तो फिर भी चलो टिका हुआ है $70,000 के आसपास, लेकिन जो ग्लोबल मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद एक थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। गोल्ड सिल्वर भी यहाँ थोड़ा रिकवर करते देखने को मिले। ये टेम्परेरी हो सकती है, क्योंकि जिस न्यूज़ की वजह से ये मार्केट थोड़ी रिकवर करते देखने को मिल रही थी, ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर जो है बातचीत नहीं होने वाली है, या जो ईरान और अमेरिका है जो कंडीशन रख रहे हैं वो शायद एक दूसरे की माने ना। और अगर ऐसा होगा, 5 दिन का टाइम दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि यार सीज फायर करी हुई है, हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन जो इनकी पर्दे के पीछे कहानी चलती है वो किसी से छुपी नहीं है। 2025 में भी ऐसे ही बातचीत कर रहे थे और पीछे कांड कर दिया। ऐसा ही 2026 अभी जिनेवा में टॉक चल रही थी ईरान अमेरिका की, और रातों रात उन्होंने फिर से कर दिया। तो ईरान भी जो है ना, इस टाइम पे कदम फूंक फूंक के रख रहा है। लेकिन यहां पर अगर ये बातचीत नहीं हो पाती है, बुरे हालात होते हैं, तो एक बहुत बड़ा क्रैश हमें देखने को मिल सकता है। और इसी के लिए मुझे लगा कि यार आपको बताना चाहिए। और जब सब लपेटे में आता है तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी भी यहाँ पे आते देखने को मिल सकती है। गोल्ड सिल्वर की हालत भी खराब होते देखने को मिल सकती है। तो हमें करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? फिलहाल के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है बिटकॉइन, लेकिन अगर यहां से गिरा तो हमें किस लेवल पे आना चाहिए। और अभी पीछे 1-2 महीने पहले जो है, अभी कमेंट रिसेंटली देख रहा था, 60,000 के आसपास आया, हमने मिस कर दिया तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और वो जो लेवल हैं आपको मिस नहीं करने चाहिए। और क्या दूसरे कॉइन्स के अंदर करना चाहिए, सब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा। गोल्ड सिल्वर के लिए क्या करना चाहिए, एक बड़ी गिरावट गोल्ड और सिल्वर के अंदर भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ये फेस कर रहा है। और उसको अगर ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया, क्रूड का प्राइस और बढ़ता देखने को मिला। सारी दुनिया के अंदर जो हालात हो रखे हैं, जैसे कोरोना में लॉकडाउन जैसा हो गया था, ऐसी सिचुएशन बनते देखने को मिल रही है। और यहाँ पर पहली कंट्री बन गई है फिलीपींस, जिसने इमरजेंसी घोषित कर दी है इस क्राइसिस की वजह से। तो सारी बात समझाने की कोशिश करूंगा। आपके पोर्टफोलियो पे भी इसकी मार पड़ते देखने को मिल सकती है। समझदारी क्या कहती है, हमें क्या करना चाहिए, ये सब बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। चीज़ों को समझो, ये मत भूलिएगा हमने दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े क्रैश देखे और उसके बाद मार्केट ने रिकवर किया, लेकिन समझदारी वही रही जो ऐसे लेवल्स पे आके एंट्री बना पाया, या यहां पर लंबे समय के लिए टिक पाया, ताकि ये जो हालात ऐसा लग रहा है सब दुनिया खत्म ही हो जाएगी, इससे पार पाया जा सकता है। सब कुछ बताने समझाने की कोशिश करूंगा। परेशान मत होइए। जो कमेंट्स आ रहे हैं वो काफी डरा रहे हैं। लोगों का इंटरेस्ट तो क्रिप्टो से भी जा रहा है, स्टॉक मार्केट में भी जो रही कसर थी वो भी हालत खराब हो गई है। बहुत कुछ बताने समझाने को है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। और शेयर करना मत भूलना। सबसे पहले हालात का जायजा लो भाई। आस पड़ोस में देखोगे दिक्कत हो रही है। कल मैं ऐसे ही, मोमोज सबको पसंद है, मुझे भी पर्सनली वैसे पसंद है, कभी कभी खा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक शॉप पे गया और मैंने यूजुअली, मुझे पता है वो किस प्राइस पे देता है, और उस पे 20 रुपये उसने एक्स्ट्रा ले लिए मेरे से। ऐसे ही स्प्रिंग रोल के साथ में किया। मैंने कहा ऐसा क्यों? यानी कि कहीं ना कहीं दिक्कत है, महंगाई की मार पड़ने लगी है, क्योंकि गैस की थोड़ा सा चैलेंजेस, खासकर देखो घरों का तो नहीं, मेरे पर्सनली अगर घर पे बात करूं तो हमारे यहाँ कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ कमर्शियली थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है। और आपने कई विजुअल देखे होंगे कि यहाँ पर लोग आग से कोशिश कर रहे हैं खाना बनाने की। इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, और वो सब कुछ क्यों है? वो इस वजह से है क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर प्रॉब्लम है।
यहाँ तक कि जो मोदी जी हैं उन्होंने भी थोड़ा सा रियलाइज़ कराने की कोशिश की कि हमें अपने सोर्सेज को बचा के रखना चाहिए, कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करो और हमें तैयारी रखनी चाहिए। जैसा कोरोना के अंदर हालात थे, वो इसलिए बता रहे थे कि यार अगर बुरे हालात होते हैं तो हमारे पास में कुछ रहे रिजर्व के अंदर। तो ये हमारी भी समझदारी होनी चाहिए कि भैया ऐसे हालात होंगे तो हमारे पास सब कुछ रहना चाहिए। तो ये सिर्फ स्टॉक और क्रिप्टो की बात नहीं है, जो है फाइनेंशियल मार्केट की बात नहीं है, ये आपके घर की भी बात है। तो जो भी करो थोड़ा समझदारी से करो और हाथ में थोड़ा कुछ रखो, ताकि अगर बुरे हालात हो जाएं, इससे बुरे हो जाएं, तो हम ये सारी सिचुएशन को संभाल पाएं। अब यहाँ पर पहली जो कंट्री पड़ गया ना, फिलीपींस पहली कंट्री बन गई है जिसने ऑयल क्राइसिस की वजह से इमरजेंसी घोषित कर दी है। वहाँ पे डीजल पेट्रोल की बड़ी किल्लत हो गई है। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के अंदर 500 पेट्रोल पंप पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, बल्कि 180-190 पंप ने तो बिल्कुल ही बंद कर दिया है। यानी कि इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन पे। अब खाना पीना भी अगर लाने ले जाने में मुश्किल होगी तो क्या हालत हो सकती है, इसको समझने की कोशिश करो। और वो क्यों हो रहा है उस पर मैं बाद में आऊँगा। एक और सेंसिटिव मैटर अभी निकल के आ रहा है, वो है क्यूबा का। चारों ओर से जैसे वेनेजुला को घेर के बैठा हुआ था ना, ऐसे क्यूबा को घेर के बैठ गया है अमेरिका। अब यहाँ पर ना क्योंकि वेनेजुला से वो ऑयल लेता था, सब कुछ होता था, तो उसका काम चल जाता था। अब वेनेजुला पे कंट्रोल कहीं ना कहीं अमेरिका का आ गया है। और आप समझने की कोशिश करो, वहाँ पर बिजली तक नहीं है। चाइना 60,000 टन यहाँ पे चावल भेज रहा है ताकि भैया 1 महीने वो खा सकें। जो है रशिया सुनने में आया था कि उनको क्रूड ऑयल भेज रहा है या पेट्रोल डीजल भेज रहा है ताकि यार वहाँ पे बिजली पानी कुछ चल सके। तो आप समझिए ऑयल कितना इंपॉर्टेंस रखता है। एक तरफ तो ये इशू है, साथ के साथ में जो मिडल ईस्ट के अंदर हो रहा है, ईरान और अमेरिका के बीच में सुनने में आया था, बातचीत होनी शुरू हो गई है। नए हफ्ते की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े चौड़े में अनाउंसमेंट करी, बाद में ईरान ने जाके उसको डिनाई कर दिया कि यार बातचीत है, लेकिन बाद में एग्री भी किया। लेकिन जो कंडीशन रखी हैं दोनों की तरफ से मानना बड़ा मुश्किल है। और यहाँ पर 1 महीने की सीज़ फायर की तो बात हो ही रही है, 5 दिन का टाइम जो है डोनाल्ड ट्रंप ने दिया ही था। और यहाँ पर जो ईरान की कंडीशंस हैं, उन्होंने कहा है भैया जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करो, हमारे सैंक्शन हटाओ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे हमारा कंट्रोल रहेगा, और यहाँ पर अपने मिडल जो ईस्ट में से बेसिस हैं उसको हटाओ। मतलब ऐसी ऐसी कंडीशन रखी हैं कि यहाँ पर इसको मानना शायद अमेरिका के लिए पॉसिबल नहीं है। और वही चीज़ आप कह लीजिए अमेरिका के साथ में। अमेरिका की कंडीशंस हैं, न्यूक्लियर नहीं रखोगे, मिसाइल्स को नहीं रखोगे, ठीक है, ऑयल पे कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। तो आप कह लीजिए बातचीत तो शुरू हुई, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर नए हफ्ते की शुरुआत में एक रिकवरी भी देखने को मिली। लेकिन ये बातचीत कहीं शायद जाती नहीं देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप पर्दे के पीछे कहानी कर रहे हैं, भैया कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। उन्होंने बातचीत के बाद में 2025 में भी ऐसा किया था, 2026 इस लड़ाई की शुरुआत में ही आप देख लो कैसा किया था। तो ईरान को भी ये बात पता है। और साथ के साथ एक तरफ तो बातचीत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि यहाँ पर लगातार ट्रूप्स भेज रहे हैं, मिलिट्री और बढ़ा रहे हैं, यानी कि ईरान पे वो बूट्स ऑन ग्राउंड यानी कि आर्मी भी उतारते देखने को मिल सकते हैं। और इसके रिटेलिएशन में ईरान ने सीधा बोल दिया है, अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को चोक किया हुआ है, जिसकी वजह से सारी दुनिया की हालत जो है खस्ता होते देखने को मिल रही है। 20% सप्लाई का इम्पैक्ट कितना पड़ता देखने को मिल रहा है, ये सब आप रियलाइज़ कर चुके हो। लेकिन ये एक पार्ट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मिडल ईस्ट का। दूसरा पार्ट आता है जो अफ्रीका से लगता है, जिसको बाब अल मंदाब कहते हैं। वो भी ऐसे ही 25-30 किलोमीटर का जो है स्ट्रेच है, जो आप कह लीजिए एग्जिट पॉइंट है। अब उसको निशाना बनाने की बात कर रहा है कि अगर ऐसा हुआ, और वहाँ से भी 10 से 12% सप्लाई कोशिश कर रहा है सऊदी अरेबिया, यार यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से नहीं निकल पा रहा तो इस स्ट्रेट से निकालने की कोशिश करूँ। जो अफ्रीका वाले जो चैनल है, रेड सी वाला चैनल है, अगर ऐसा होगा, 20% ऑलरेडी किल्लत है, 10-15% की और इम्पैक्ट पड़ गया, तो सोच लो क्या क्रूड का प्राइस और ज़्यादा बढ़ता तो नहीं देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होगा तो आपको क्या लग रहा है, ग्लोबल मार्केट पे उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा?
हमारी एशियन मार्केट, क्योंकि डायरेक्टली हमारा सारा एनर्जी ज़्यादातर वहाँ यहीं से आती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती है, मिडल ईस्ट से आती है। सारी हालत ऑलरेडी ख़राब हो रखी है। हमारी जो स्टॉक्स हैं, वो मार्केट्स हैं, वो ऑलरेडी इतना बड़ा क्रैश देख चुकी हैं। अगर वो भी होगा तो क्या और बड़ा क्रैश होता देखने को मिल सकता है। और ईरान पे अगर अमेरिका हमला कर देता है, बूट्स ऑन ग्राउंड उतार देता है, तो ईरान का तो ये भी कहना है कि भैया जो कोस्ट लाइन है ना, क्योंकि सामने ही है उसके, तो 20-30 किलोमीटर 40-50 किलोमीटर की रेंज में ही है। बहरीन की बात करते हैं, यूएई की बात करते हैं, उनकी कोस्ट लाइन पे हम भी उतार देंगे और वहाँ पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे। तो क्या ये सिर्फ ईरान को लेके लड़ाई रह जाएगी या पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के अंदर और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे पावर प्लांट्स पे हमले के बाद, ऑयल एंड गैस फील्ड पे हमले के बाद दुनिया टेंशन में ऑलरेडी है। सारी दुनिया दूसरे सोर्सेज ढूंढ रही है। लेकिन जिस हिसाब से अभी कोई रास्ता नहीं निकलता देखने को मिल रहा है, तो आपको भी तैयार रहना चाहिए। क्रूड ऑयल अगर प्राइस बढ़ेगा, यहाँ पर ग्लोबल मार्केट्स नीचे गिरती देखने को मिल सकते हैं, एक बड़ा क्रैश और देखने को मिल सकता है। साथ के साथ में यहाँ पे बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी मार्केट, गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि क्रूड बढ़ेगा तो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। टेक्निकली क्या लगता है मैं आगे बताऊँगा, लेकिन ये पूरी कहानी समझो। आपको पता है कि जब ईरान पे हमला होने वाला था तो न्यूज़ क्या निकल के आने लगी थी, चाइना, रशिया, सब ने बोला भैया ईरान में से अपने लोगों को हटाओ। इनफैक्ट इंडिया ने भी बोला कि यहाँ ईरान में से जो लोग हैं अपना एग्जिट कर जाओ, ठीक है, जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करो। अब यहाँ पर कुवैत जो है वार्निंग न्यूक की दे रहा है, रेडिएशन फैल सकती हैं, मतलब न्यूक्लियर वॉर की भी ऐसी जो है संभावनाएं आने लगी हैं। क्योंकि ऐसी वीडियो चलाने का क्या लॉजिक है कि भैया अपने दरवाजे बंद रखो, खिड़की शीशे बंद रखना जब ऐसी सिचुएशन आ जाए। क्योंकि क्या ये अंदेशा जताया जा रहा है कि अमेरिका कुछ ऐसा करता देखने को मिल सकता है। सिर्फ इकलौती कंट्री है जिसने पहले हिस्ट्री के अंदर ऐसा कुछ किया है। तो यू नेवर नो, अगर ऐसा होगा तो कितनी बड़ी तबाही सारी दुनिया को झेलने को देखने को मिल सकती है। इसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। और फिर भैया यहाँ पर फिर कोई टेक्निकल काम नहीं आना। फिर तो भैया यहाँ पर इस टाइम पे बस रखेगा कि भैया दाल रोटी चलती रहे और ये टाइम को बीतने का हमें वेट करना पड़ेगा। तो ये जो डर है ना, ये कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक प्रेशर बना के रखा हुआ है। और ये चीज़ का अंदाज़ा जो बड़े बड़े लोग होते हैं ऐसे सिग्नल देने शुरू कर देते हैं कि भैया हर चीज़ के लिए तैयारी रखनी चाहिए। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला, अगर आपके पास में कुछ है उसको संभाल के रखो, सेव करके रखो, जितना कम यूटिलाइज कर सकते हो चीज़ों को उतना करो और मैक्सिमम उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करो। लेकिन हड़बड़ी भी नहीं मचाने की ज़रूरत है, क्योंकि कई मैंने देखा है कि लाइनें लगा के बैठे हुए हैं पेट्रोल पंप पे, सिलेंडर की लाइनों में। अरे भैया ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा टफ हो जाती है ऐसी सिचुएशन, लेकिन ऐसी हालात अभी हमारे साथ में नहीं है। लेकिन हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जो भी चीज़ रिसोर्सेज हैं बचा के रखो, बुरे वक्त में काम आ जाएं। और दुआ करो, भगवान से प्रार्थना करो ऐसी सिचुएशन बने ही नहीं। बाकी हमारी गवर्नमेंट जो है पूरी लगातार कोशिश कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो इंडिया के लिए अपडेट निकल के आई है, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने बोला है कि भैया इंडिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है, वहाँ से एलपीजी के जो टैंकर्स हैं वो भी आ रहे हैं, हमारे पास में क्रूड ऑयल भी आ रहा है। तो अभी तक तो हमें प्रेशर लेने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं दिख रही है, क्योंकि लगातार आए दिन हमें सुनने में आता है नए नए शिप्स, नए नए टैंकर्स हमारे पास में यहाँ आ रहे हैं। लेकिन अगर हालात बिगड़ेंगे तो यू नेवर नो। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट तो पूरी कोशिश कर रही है कि यार चीज़ों को न्यूट्रलाइज किया जाए या और रास्ते निकाले जाएं। रशिया के साथ में बातचीत करके वहाँ से कोशिश की जा रही है एनर्जी को लेके आने की। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो हमें भी थोड़ा बिना पैनिक करे सिचुएशन को समझना है और हमें अपने रिसोर्सेज को संभाल के रखना है। लेकिन अगर वो कांड हो गया ना, तो फिर भैया ग्लोबल मार्केट पे एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी भी उसके लपेटे में आते देखने को मिल सकते हैं। और इसी चीज़ के लिए मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो फिलहाल कोशिश कर रहा है बिटकॉइन,
टेक्निकली अगर आप देखते हो 50 और 21 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट है $69-70,000 पे, यहाँ टिकने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से नीचे गिरता है और अपॉर्चुनिटी आती है तो 63 से लेके या 65 से $60,000 एक सपोर्ट, दोबारा फिर 55 से 60,000 और एक $50,000, ये 3 लेवल हैं। अगर पार्ट में कोशिश करो, अगर मौका मिले तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिस हालात में हम हैं, उसके बाद जैसी क्राइसिस आ रखी है मिडल ईस्ट में, वहाँ पे बिटकॉइन इस टाइम पे एक अच्छा एसेट क्लास निकल के आ रहा है जो इजी टू यूज़ है, ना कि गोल्ड और सिल्वर। और क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, उसका इम्पैक्ट गोल्ड और सिल्वर पे पड़ रहा है, क्योंकि भैया महंगाई की मार होगी, डॉलर मजबूत होगा, तो यहाँ पर सेफ हेवन एसेट से छिटक के लोग जो है बॉन्ड्स और यहाँ पे डॉलर में जाएंगे, और वो चीज़ हमें फ़िलहाल देखने को मिल रही है। इसी की वजह से गोल्ड और सिल्वर भी प्रेशर के अंदर है। अगर ये लड़ाई किसी दुनिया के और कोने में हो रही होती जिससे क्रूड का कोई लेना देना नहीं था, तो आई एम श्योर आज गोल्ड ऑल टाइम हाई पे होता। लेकिन वो चीज़ हमें भी समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि हर चीज़ कोरिलेट होती है। हमें बस डॉट कनेक्ट करने हैं। डॉट तभी कनेक्ट होंगे जब आप यहाँ पे थोड़ा सा अटेंटिव रहोगे, और यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करनी है। नीचे गिरे तो वेट करो, हालात को बेटर होने दो, नहीं तो एक DCA डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के पे फोकस करो, वो सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। अगर यहाँ पे सिल्वर के लिए, गोल्ड के लिए लोग पूछ रहे हैं, क्रिप्टो के लिए पूछ रहे हैं, बता देता हूँ, सिल्वर गोल्ड को भी कवर कर लेता हूँ। फिलहाल 100 डे मूविंग एवरेज की जो है इसको रेजिस्टेंस मिल रही है, जो कि $4500-4600 है। 2-3 दिन इसने कोशिश करी यहाँ को ब्रेकआउट करने की, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रही है। यहाँ से रिजेक्ट होता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट 200 डे मूविंग एवरेज जो लगातार, जो अभी फिलहाल एकदम से डिप आया और वहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश की, जो कि 4000 से लेके $4100 है। सेम ही चीज़ सिल्वर के साथ में है। सिल्वर इस टाइम पे 73-74,000 कह रहा हूँ डॉलर के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 100 डे मूविंग एवरेज। अगर मार्केट के अंदर हालात ख़राब होते हैं, रिजेक्ट करता है, करेक्शन आती है, तो फिर ये भी $55-57 पे आता देखने को मिल सकता है। इथेरियम के साथ में $2000 के आसपास ये सपोर्ट मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से छिटकता है 1700 से लेके $1800 एक सपोर्ट जोन है, वहाँ एक एंट्री बनाने की कोशिश करनी है। तो मौके मिलेंगे तो हमने, और उसके बीच थोड़ी करेक्शन आ जाए तो टेंशन नहीं लेना है। हमारा फोकस अभी ये शॉर्ट टर्म में मालामाल होने का नहीं है। इस बुरे हालात के अंदर अपॉर्चुनिटी को देख के अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि लॉन्ग टर्म में ये सारे जो चीज़ें अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तब फोकस करो, नहीं तो भैया कुछ मत करो। जब चीज़ें सुधरेंगी, मार्केट एक रिवर्सल के अंदर होगी, तब देखना। तो ये सारी चीज़ें हमें समझने की कोशिश करनी है। बाकी दोस्तों, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, और हम तो प्रार्थना करते हैं, भगवान से दुआ करते हैं कि यार ये जल्दी से चीज़ें सॉल्व हों, और यहाँ पर शांति से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि शांति होगी तभी सारी दुनिया खुशहाल बनेगी। लेकिन वही है, बुरे हालात के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपको करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ट्विटर, टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, घबराइए मत, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।